रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इस पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है और सब कुछ करना है। तो आपने क्या करना है, नंबर 1 ये होती है कि आपने ना इस वुमेन की डिटेल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। नंबर 2 ये होता है कि आपने इस वुमेन को एग्जामिन करना है। एग्जामिनेशन करने से आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके जहन में आ रहे हैं। उन डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हो, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशंस के बाद फिर आप इस वुमेन को ट्रीट करते हो। सबसे पहली बात आती है कि आपने इसकी हिस्ट्री में ना क्या क्या चीज़ें पूछनी है, वो मैं आपको आपकी बुक से दिखाती हूँ। अच्छा, हिस्ट्री जब आपने इस वुमेन की लेनी है तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से हिस्ट्री लेनी है। और हिस्ट्री में वो कहता है आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है। यानी सबसे पहले आपने ये पूछना है कि आपको मिनार कब हुआ था, यानी पहली दफ़ा आपको पीरियड्स हुए थे या नहीं हुए थे, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा डिलेड है या इनकम्प्लीट प्यूबर्टी है, क्योंकि अगर कभी भी उसको पीरियड्स नहीं हुए तो फिर वो इनकम्प्लीट या डिलेड प्यूबर्टी है। और उसकी रीज़न कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन या कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी जैसे कि हमने पढ़ी गनेटल डिसजेनेसिस, उस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर आपने पूछना है कि अच्छा अगर आपको पीरियड्स हुए थे तो उसके बाद पीरियड्स की हिस्ट्री लेनी है कि पीरियड ज़्यादा तो नहीं होते, कम तो नहीं होते, 6 माह से कम तो नहीं है या हुए ही नहीं है, या इस तरह की चीज़ें। इससे हमें पीसीओज या प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर को डायग्नोज करने में हेल्प मिलती है। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री पूछनी है ताकि हमें पता चले कि वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, कि आपके बच्चे हैं या नहीं है। इससे भी अगेन हमें पीसीओज और कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन का पता चलेगा। साइक्लिकल सिम्टम्स पूछने हैं कि क्या मेंस्ट्रुएशन के साथ आपको पेट में दर्द पड़ता है, मरोड़ पड़ते हैं, होता है या नहीं होता। इससे भी हमें इम्परफोरेट हाइमन या इस तरह की चीज़ें पता चलेंगी। ये पूछना है कि फेस पे या बॉडी के किसी और हिस्से पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो नहीं है। अगर हेयर ग्रोथ हेयर सुटिज्म है तो वो पीसीओज की तरफ इशारा करती है। वेट का पूछना है, एकदम से वेट लॉस हुआ होगा तो कोई मैलफॉर्मेशन होगी, टीबी या इस तरह का मसला। और अगर डिफिकल्टी या वेट लूज नहीं हो रहा, ओबेसिटी है, तो वो पीसीओज के केस में होता है। उसके बाद लाइफस्टाइल का पूछना है ताकि स्ट्रेस और एक्सरसाइज का पता चले। वो हमें हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म के बारे में बताएगा। पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, आपको कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर जैसे टीबी सार्कोइडोसिस तो नहीं है। पोस्ट सर्जिकल हिस्ट्री आपकी क्या है, आपको दवाइयाँ लेती हैं, आपको साथ में हेडेक, ग्लेक्टोरिया या विजुअल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर उसको ग्लेक्टोरिया है तो ये प्रोलैक्टिनोमा के बारे में या पिट्यूटरी एडिनोमा के बारे में आपको बताएगा। तो बेशक आपने ये सारी याद नहीं करनी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक लीगो या पोली या गायनी की उसके अंदर किस तरह से लेनी होती है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसमें आप सबसे पहले मिनार की एज पूछते हो, फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हो, फिर साथ में उसकी रेगुलरिटी, ब्लीडिंग कितनी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, कितने सैनिटरी पैड यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको अलग से हिस्ट्री में सिखाऊंगी। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, साइक्लिकल हिस्ट्री, हेयर ग्रोथ, वेट लॉस, लाइफ स्टाइल या पोस्ट मेडिकल सर्जिकल ड्रग, और साथ में प्रोलैक्टिनिमिया को वो करने के लिए आपने इसकी वो वाली हिस्ट्री भी ले लेनी है। तो अब आपको बात समझ आइए कि हिस्ट्री के अंदर हमने सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लेने हैं। अब कहता है कि हिस्ट्री के बाद दूसरी चीज़ होती है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन पे पहले तो हम उसकी जनरल इंस्पेक्शन करते हैं, उसके ऊपर हम जनरली देखते हैं कि वो जो है वो किस तरह से है, उसका बीएमआई क्या है, और ये है कि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें। और साथ में हमने एंडोक्राइन रिलेटेड मसले कि उसको हेयर सोटिज्म, उसको एक्नी, और उसको कोई एब्डोमेन के ऊपर स्ट्राई, उसकी मून फेस अपीयरेंस है या नहीं है, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पहले सिर्फ देखना। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जब आप सिर्फ देख रहे हो, आप उसको वो नहीं करे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी जो है वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी होती है। एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग इसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करते हैं और पेल्विक एग्जामिनेशन भी और विजाइनल एग्जामिनेशन भी, ताकि हमें पता चल सके कि क्या मसला है, यानी जेनेटिलियास ठीक हैं या नहीं बने हुए हैं, और इस तरह की कोई सारे इम्परफोरेट हाइमन तो नहीं है। ये सब कुछ हमने एग्जामिन कर लिया। अब एग्जामिनेशन के बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इन्वेस्टिगेशन। तो हम इस वुमेन का क्या क्या कराएंगे। नंबर 1 बेटे हम इसका FSH और LH के लेवल्स कर लेंगे। नंबर 2 हम लोग इसका क्या चेक करा लेंगे, प्रोजेस्टेरॉन चेक करा लेंगे। नंबर 3 हम इसका टेस्टोस्टेरॉन के टेस्ट करा लेंगे। उसके अलावा हम प्रोलैक्टिन चेक कर लेंगे। प्रोलैक्टिन के अलावा हम थायराइड भी कर लेंगे। अगर FSH LH वगैरह जो हैं ये सारे के सारे रेज्ड होते हैं तो इसका मतलब है PCOS हो सकता है उसको, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कम या ज़्यादा है, इससे भी हमें पता चलता है। अगर सिर्फ FSH ज़्यादा है तो ये हमें बताता है प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर के बारे में, ठीक है। फिर प्रोजेस्टेरॉन को भी चेक हम करके वो कर लेते हैं। अगर प्रोलैक्टिन जो है वो बहुत ज़्यादा है तो ये वही प्रोलैक्टिनीमिया के बारे में हमें बताएगा, प्रोलैक्टिनोमा यानी पिट्यूटरी एडिनोमा के बारे में। अगर टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा है तो इसके साथ में एक्नी और हेयर सोटिज्म और इस तरह की चीज़ें होंगी। कंजेनिटल हाइपोप्लेजिया हो सकता है। थायराइड में मसले हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है और वो भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कॉज करता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम लोग उसका एब्डोमिनल स्कैन भी कर लेंगे और साथ में हम MRI भी कर लेंगे अगर हमें ऐसा शक है कि उसको कोई भी पिट्यूटरी एडिनोमा शोमा हो सकता है। और साथ में वो बेटे कहता है कि हिस्टेरोस्कोपी, वैसे हिस्टेरोस्कोपी हम नॉर्मल पेशेंट्स के लिए नहीं करते हैं, जब कोई हमें एशरमैन सिंड्रोम या स्टेनोसिस का शक हो तो हमने करना है। और साथ में हमने कैरियोटाइपिंग भी कर लेनी है किसी भी गोनेडल डिसजेनेसिस या टर्नल सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए। तो ये डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल
साइकिल की सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपने इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। अगर तो उसका BMI जो है वो कम है तो हम उसको कहेंगे कि डाइट अपनी अच्छी कर लो, ठीक है। अगर उसका BMI ज़्यादा है, जैसे कि PCOS वगैरह में होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक्सरसाइज करे और अपने वेट को जो है वो कम करने की कोशिश करें। अगर कोई भी हाइपोथैलेमिक लीजन हमें नज़र आ जाती है तो हाइपोथैलेमिक लीजन की हमें यूजुअली क्या करनी पड़ती है, सर्जरी ही करनी पड़ती है। प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर है तो हम बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ और जो हार्मोन्स वगैरह हैं या COCPs हैं वो बाहर से देना शुरू कर देंगे। अगर उसको PCOS है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये भी अगली वीडियो में बहुत प्यार से, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। अगर एशरमैन सिंड्रोम है तो इसके लिए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या एडहीजोलाइसिस किया जाता है, और सर्वाइकल स्टेनोसिस है तो उसको हम डायलेट कर देते हैं। तो ये इस तरह की सारा प्रोटोकॉल हमारा होता है। सो ओवरऑल बेटे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने कहा कि हमारे पास जो है वो एमेनोरिया हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, दैट कैन आइदर बी प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर इसके जो कॉजेज है वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी कॉजेज, ओवेरियन कॉजेज और यूट्राइन कॉजेज हो सकते हैं। बहुत डिटेल हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है और ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट में इतनी कोई स्पेसिफिक बात आपके पास इन्होंने नहीं की हुई थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब ना इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास PCOS है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। और इसी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के अंदर उसने एक चीज़ के बारे में बात की हुई है, उसको बेटे हम लोग कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। अब ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है मैं आपको बहुत आम लफ्जों में बताऊं तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का ये मतलब होता है कि बिफोर मेंस्ट्रुएशन या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती हैं, उनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, फटीग होती है, गुस्सा आता है, एग्रेसिव हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनको बहुत सारे लाइक मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। तो इस सारी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, और वो डिप्रेशन में भी इवन जा सकती हैं। अगर बहुत स्वेयर होगा तो सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती हैं। इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। कहते हैं ये होता सब वुमेन के अंदर है, लेकिन 3 to 60% वुमेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वेयर होता है। और अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर होगा तो हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा। इसकी टियोलॉजी एग्जैक्ट क्या है ये चीज़ हमें नहीं पता है, अननोन है। लेकिन पेशेंट जो है वो यही फटीग, हेडेक, डिप्रेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स इनके साथ आती है, तो हम लोग फिर उसको फर्दर इवेलुएट करते हैं और हमारा काम है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, ठीक है। अब ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है इसकी मैनेजमेंट आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, तो इसकी मैनेजमेंट बुक में अच्छी लिखी हुई है, हम यहीं से समझ लेते हैं। तो कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की ये मैनेजमेंट है कि अगर तो पेशेंट जो है उसको इतने ज़्यादा स्वीयर सिम्टम नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट हैं, तो हम उसके कहते हैं कि अपने लाइफ साइड को, न्यूट्रिशन को बेहतर करे, एक्सरसाइज करे, जिसमें हम उसको कहेंगे कि फैट कम ले, शुगर, सॉल्ट, कैफीन और अल्कोहल बिल्कुल ना ले, फ्रूट और वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दे। और इसके अंदर फर्दर मैनेजमेंट में नंबर 1 हमने उसके स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, क्योंकि वो एंटी डिप्रेशन में होती है। तो रिलैक्स करे, योगा करे, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं या ब्रीदिंग टेक्निक्स कुछ उसको बताते हैं, और साथ में फैमिली, फ्रेंड्स और काउंसल्स उनको उसकी थोड़ी काउंसलिंग और सपोर्ट करते हैं, ताकि अगर वो गुस्सा करिए तो आप चुप हो जाएं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और साथ में कुछ थेरेपीज़ हम दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास वाइटेक्स आ सकती है, रेड क्लोवर हो सकता है, या ये वॉट जो है वो इस तरह की ड्रग जो है वो हम दे सकते हैं। और साथ में चूंकि उसकी बॉडी के अंदर आयरन लॉस हो रहा होता है, मेंस्ट्रुएशन है, ब्लीडिंग लॉस हो रहा होता है, तो साथ में मैल न्यूट्रिशन या इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए या उसको मूड को बेहतर करने के लिए विटामिन, मिनरल, विटामिन B6 और मैग्नीशियम या कैल्शियम दिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गई मॉडरेट मैनेजमेंट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर है तो फिर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग उसको एंटी डिप्रेसेंट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट में हमारे पास सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो सकती है, जैसे कि फ्लूक्सेटाइन या सिट्रेलोप्रैम वगैरह। और साथ में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं और साइकिल को या सप्रेस कर देंगे, क्योंकि अगर एक साइकिल इतना ज़्यादा मसला कॉज कर रहा है कि उसको स्वेयर सिम्टम्स हैं, वो इतनी इरिटेटेड है, उसकी लाइफ स्टाइल और उसकी जो डेली की एक्टिविटीज़ है उसका काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम साइकिल को सप्रेस भी कर सकते हैं। कैसे? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर वो इकट्ठी लेती रहे, वो जो आपको सिखाया था 7 डेज फ्री इंटरवल ना ले, फ्री इंटरवल पिल, फ्री इंटरवल, तो वो कंटिन्यूसली अगर वो दवाई लेती रहेगी बाहर से, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, साइकिल सप्रेस रहेगा। या साइकिल को सप्रेस करने के लिए ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल भी ले सकती है, या प्रोजेस्टेरोन पोजीशन भी, यानी प्रोजेस्टेरॉन बाहर से लेती रहे ताकि प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ना हो और ब्लीडिंग ना हो। तो मॉडरेट टू स्वेयर में हम लोग साइकोलॉजिकल अप्रोच भी करते हैं और साइकिल को सप्रेस भी कर देते हैं। अगर ये रेजिस्टेंट हो जाए, इन ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्ड ना करे, तो GnRH एनालॉग दिया जा सकता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऐड की जा सकती है, जिसमें गैजोरेलिन हम सबक्यूटेनियसली देते हैं, या ट्रिप्टोरेलिन 3.0 mg सबक्यूटेनियसली पर मंथ जो है वो दी जा सकती है। अगर अभी इससे भी फर्क नहीं पड़ा ना, तो फिर हम लोग सर्जरी कर देते हैं, यानी सर्जरी करके हमारे पास ये जो हाइपोथैलेमस से नीचे ओवरी और ओवरी से फिलोपियन ट्यूब और यूट्रस है ना, हम इनको ही निकाल देते हैं। हम हिस्ट्रेक्टमी करते हैं विद बायलेटरल ऊफरेक्टमी, यानी उसकी ट्यूब्स भी दोनों निकाल देते हैं, ओवरीज भी निकाल देते हैं और यूट्रस भी, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और ना वो इतनी इरिटेटेड होगी। बहरहाल मुझे तो इस तरह की, या नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम वुमेन्स होती हैं और फिर उन पर बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन मे बी ये साइकोलॉजिकली होगा।
गुस्सा भी आता है, फ्रेंड सर्कल्स में भी ऐसे होता है, या इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये होता है कि यार अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका एक्टिव हुआ है तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें इतने मूड स्विंग्स दिखाने वाली कौन सी बात है, या इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है। नॉर्मल है, सबके साथ होता है, लेकिन मे बी इसकी कोई साइकोलॉजिकल बेसिस हो, कुछ लोगों में क्या ज़्यादा होता है, या कुछ लड़कियां जान के ओवर रिएक्ट करती हूँ। बहरहाल ये सारी एक डिफरेंट चीज़ है। तो अब आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो देख लेना है कि अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो उसके अंदर हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी पहले हम उसका स्ट्रेस रिलीफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसकी फिजियोलॉजिकल और साइकिल को सप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम उसको रेजिस्टेंट केसेस में बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, या अगर नहीं हो रहा तो फिर आर हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की मैनेजमेंट। अब आपका इस चैप्टर में से एक ही टॉपिक रह गया, पीसीओएस, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डिटेल से पढ़ाती हूँ, फिर हम ये सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे जो बहुत आसान है।